हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। पिछले सालों के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। 2023, 2022, 2021 के ये जो फाइनल जो बोर्ड एग्जाम है उनमें ये सवाल पूछे गए हैं। तो आज की इस प्रश्न से हम देखेंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कैसे कैसे सवाल आते हैं और उनका सही जवाब क्या है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आज का हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, ये वीडियो नंबर 1 है। फिर आपको आगे के दिनों में नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, मतलब इसके वीडियो एक से ज्यादा होंगे। इस ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग एक से ज्यादा वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 15 सवाल करेंगे। हम लोग 15 सवाल को देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाते हैं और उनका क्या आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं और इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। अगर आप किताब नहीं भी पढ़े हैं तो एक कॉमन सेंस आपको बताएगा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत। कह रहा है क्या कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये संस्कृत से क्या है। ठीक है, पुराना है, प्राचीन है, नया है और क्लासिकल और मतलब शास्त्रीय है। देखिए देन लगा है, पहले आप ऐसा समझिए। देन का मतलब कॉम्परेटिव, देन का मतलब कॉम्परेटिव इसको चाहिए, यानी कि क्लासिकल हमारा कॉम्परेटिव रूप में नहीं है। देखिए कैसे कैसे हम ऑप्शन को हटाने जा रहे हैं। हमारा जो क्लासिकल जो है वो कॉम्परेटिव में नहीं है, यानी कि हमारा हम अगर नहीं भी जानते हैं, अगर हमने बुक्स को नहीं भी पढ़ा है तो कुछ गेस किया जा सकता है। कॉमन सेंस यहां पर अप्लाई करने की जरूरत है। देन लगा है, देन वाले वाक्य कॉम्परेटिव डिमांड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि क्लासिकल आंसर नहीं होने वाला है, एंशिएंट आंसर नहीं होने वाला। ये तो 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये कॉम्परेटिव रूप में नहीं है। चलिए अब या तो होगा ओल्डर या तो होगा यंगर। तो कह रहा है क्या कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से क्या है, संस्कृत के बाद का लैंग्वेज है कि संस्कृत के पहले का लैंग्वेज है। देखिए संस्कृत आप जैसे जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा में से एक है। इससे पुरानी और कोई भाषा अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी मौजूदा समय में इससे कोई पुरानी भाषा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत के बाद का लैंग्वेज है, तो यंगर है। संस्कृत ओल्डर एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, इंग्लिश के मुकाबले। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर 1 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है ना, 1 का हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कर है क्या, ए मेजर लिंग्विस्टिक, है ना, लिंग्विस्टिक का मतलब जिसका संबंध भाषा से हो, चेंज इन इंग्लिश, है ना, मतलब एक बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, जो बड़ा भाषा से संबंधित जो परिवर्तन हुआ अंग्रेजी में वो क्या है। ठीक है ना, चलिए ये लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा से संबंधित। आप इसको सरल भाषा में समझिए तो इसका मतलब होता है भाषा से संबंधित लिंग्विस्टिक। ठीक है, चलिए, और चेंज परिवर्तन, मेजर मतलब बड़ा, तो बड़ा जो परिवर्तन हुआ भाषा से संबंधित वो क्या, वो कौन सा परिवर्तन हो, उसको क्या कहेंगे। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, लैंग्वेज चेंज और वोकैबुलरी शिफ्ट। तो जो सबसे बड़ा एक मेजर जो लिंग्विस्टिक जो चेंज हुआ इंग्लिश में वो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ठीक है ना, ये मिडिल इंग्लिश के दौरान, जो मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है उसके दौरान, है ना, देखा क्या गया, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को देखा गया। इसका मतलब क्या है कि जो लंबे वॉवेल्स थे उनके उच्चारण में बदलाव आया। ठीक है ना, जो लंबे वॉवेल्स थे उनके उच्चारण में बदलाव आया। इसका मतलब है कि 2 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ए होने वाला है। चलिए देखते हैं नंबर 3 में, करे क्या, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द अल्फाबेट। जो राइटिंग सिस्टम जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो था, ठीक है ना, जो राइटिंग सिस्टम जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का था वो किस तरह का अल्फाबेट का वो इस्तेमाल किया करते थे। र्यूनिक अल्फाबेट, केंटिश अल्फाबेट, सेल्टिक अल्फाबेट और सैक्सन अल्फाबेट। ठीक है ना, ये तो डायलेक्ट्स, ये सारे डायलेक्ट्स हैं, ये सारे डायलेक्ट्स आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान 4 डायलेक्ट्स थे। चलिए तो वो किस अल्फाबेट का वो इस्तेमाल करते थे, जो इंग्लिश राइटिंग सिस्टम में किस अल्फाबेट का इस्तेमाल होता था। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए र्यूनिक अल्फाबेट। र्यूनिक अल्फाबेट एकदम मतलब सीधा होता था,
इसमें कोई तरह का कर्व्स नहीं होते थे, कोई तरह का घुमाव नहीं होता था, एकदम सीधा ये अल्फाबेट एक सिंबॉलिक, ये एक सिंबॉलिक था, ठीक है ना। ये कोई अक्षर नहीं होकर के एक सिंबल के तौर पर था, या आर्म्स पर, ज्वेलरी पर, है ना, इनके डिजाइन बनाए गए थे। तो इसका मतलब है कि जो यूनिक जो राइटिंग सिस्टम था ओल्ड इंग्लिश का, वो किस तरह का अल्फाबेट का इस्तेमाल करते थे, यूनिक, यानी कि हमारा थ्री का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में करें क्या, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी से जो इंग्लिश जो प्रयोग में आया उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। हम उसको किस इंग्लिश के नाम से जानते हैं, 15वीं शताब्दी से जो हमारा इंग्लिश का जो विकास हुआ है या इंग्लिश में जो बदलाव हुआ, या हम ऐसे कहें कि 15वीं शताब्दी से जो इंग्लिश हम प्रयोग कर रहे हैं उसको कौन सा इंग्लिश कहा गया है, पुराना इंग्लिश, आधुनिक इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि जो मॉडर्न के बाद के जो इंग्लिश है हम उसको मान लेते हैं पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 15वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक, अप टू नाउ 15वीं शताब्दी से और आज तक के जो इंग्लिश है इसको कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी, ठीक है ना। चलिए यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 4 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा नंबर आते 5 में, करेक्ट क्या, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, अभी बात हुआ है कि ग्रेट जो वॉवेल जो शिफ्ट हुआ ये कब, किस दौरान ये घटित हुआ, ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ, लंबे वॉवेल्स के उच्चारण में बदलाव आया, ये कब हुआ, किस समय हुआ। चलिए मॉडर्न इंग्लिश के दौरान हुआ, मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ, ओल्ड इंग्लिश के दौरान हुआ और ब्रिटिश इंग्लिश के दौरान हुआ। किस पीरियड के दौरान द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट देखा गया, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मिडिल इंग्लिश, इसका राइट आंसर होना चाहिए मिडिल इंग्लिश, 5 का आंसर होगा बी, ठीक है ना। मिडिल इंग्लिश पीरियड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि इस दौरान द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट को नोटिस किया गया, जो लंबे जो वॉवेल थे उनके उच्चारण में ना तब्दीली आई। चलिए तो 5 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आते 6 में, करे क्या, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द, ठीक है ना, द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, ठीक है। चलिए ग्रेट वॉवेल शिफ्ट से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हम आपको दिखला रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे सवाल लेकर आए हैं जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट से रिलेटेड है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, तो जो लंबे जो इंग्लिश के वॉवेल्स थे उसके किस चीज में बदलाव लाया गया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट द्वारा, स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, ओरल में, रिटेन में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में, इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है ना। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा 6 का राइट आंसर होगा बी होगा। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट द्वारा इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स के क्या चीज में बदलाव लाया गया, स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, ओरल में और रिटेन में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 6 का आंसर बी होना चाहिए। आइएगा 7 में, करेंगे द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी was introduced in England in the year, किस साल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया। चलिए तो ये राइट आंसर इसका होना चाहिए 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, ठीक है ना। ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी था और यहीं से समझिए कि किताबों का पब्लिकेशन शुरू हुआ। मतलब समझिए कि आज इसके बगैर, है ना, हम कोई चीज इमेजिन नहीं कर सकते, किताब की तो इमेजिन कतई नहीं हो सकती है, बुक्स की इमेजिन कतई नहीं हो सकती है। यानी कि 1476 ईस्वी में कैक्सटन द्वारा, इसको लाने का श्रेय कैक्सटन को जाता है। 1476 ईस्वी में, ठीक है ना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अस्तित्व में आया। यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 8 में, वन हु राइट्स ए ड्रामा, है ना, इज कॉल्ड, ड्रामा लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, जो ड्रामा लिखे, जैसे शेक्सपियर। शेक्सपियर इसमें से क्या थे, एसेइस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, फिर देखते हैं कॉमेडियन थे, प्ले राइट थे। इसमें से शेक्सपियर को हम क्या कहेंगे, अगर शेक्सपियर अगर ड्रामा लिखते थे तो ड्रामा लिखने वाले को क्या कहा जाता है, ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट कहा जाता है, ठीक है ना। ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट कहा जाता है। 8 का आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं, बात को हम आगे लेके चलते हैं। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसको कहा जाता है, रिचर्डसन, फील्डिंग, जॉनसन और ड्राइडन।
जो मॉडर्न नॉवेल के जो फादर है वो रिचर्डसन को कहा जाता है, ठीक है ना। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। यानी कि 9 का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला, 9 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। चलिए आते हैं नंबर 10 में। करे क्या, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, है ना, रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल का संबंध किससे है? जॉन ड्राइडन से है, एलेक्जेंडर पोप से है, विलियम वर्ड्सवर्थ से और जॉन मिल्टन से है। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रोमांटिक रिवाइवल का संबंध जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ से है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक रोमांटिक रिवाइवल के, है ना, के वो पोएट थे, ठीक है ना। वो उसी पीरियड के पोएट थे जब रोमांटिक रिवाइवल जब ब्रिटेन में हुआ था। यानी कि 10 का राइट आंसर हमारा सी होने वाला है। आइएगा 11 नंबर में। करे क्या, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगैन विथ द कमिंग ऑफ फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यानी कि इंग्लिश का इतिहास कब से शुरू होता है, किसके आने से? यूरोप से कौन उठ करके और मेनलैंड ब्रिटेन में आया, और उसके आने के समय से ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। कि इंग्लैंड में किसके आने से, सवाल कर रहे क्या, इंग्लैंड में किसके आने से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्टार्ट होती है ना? तो एंग्लो सेक्सन के आने से, फ्रेंच समुदाय के जो ट्राइब्स थे उनके आने से, इंडियन ट्राइब्स आने से, अमेरिकन ट्राइब्स आने से। किसके आने से? यूरोप से कौन उठ करके ब्रिटेन में आया, जिसके आने से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का शुरुआत हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन 449 एडी में ये इंग्लैंड में ये इन्वेड किए, इंग्लैंड पर हमला किए, इंग्लैंड में ये प्रवेश किए, और यहीं से आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड शुरू होता है ना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड आपका यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना। बस इनके आने से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। 12 में आते हैं। करे क्या, विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। इंग्लिश में पहला इंडियन नॉवेल कौन है? इंग्लिश में पहला लिखा हुआ इंडियन नॉवेल कौन है? राजमोहन वाइफ, राजा हरिश्चंद्र, महाभारत और द इंग्लिश टीचर। देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए राजमोहन वाइफ, ठीक है ना। ये बंकिम चंद्र द्वारा, आप ऐसे समझिए, ये बंकिम चंद्र द्वारा ये लिखा हुआ ये फर्स्ट इंडियन नॉवेल है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है ना। इसके जो राइटर हैं वो बंकिम चंद्र हैं। तो ये बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया है ना, ठीक है ना। राजमोहन वाइफ ये फर्स्ट इंडियन, है ना, इंग्लिश नॉवेल है। यानी कि 12 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा 30 नंबर में। करें कि द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय। स्कॉलर जिप्सी के लेखक कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड, W.B. ईट्स, रॉबर्ट ब्रीच और J.M. सिंज, है ना। किसको हम कहते हैं मतलब द स्कॉलर जिप्सी के लेखक? इसमें से स्कॉलर जिप्सी के लेखक को चुनना है। इसका राइट आंसर होना चाहिए मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है ना। जो स्कॉलर जिप्सी के जो लेखक हैं वो मैथ्यू आर्नोल्ड है। 30 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 14 में आते। हु रोट हकलबेरी फिन। हकलबेरी फिन के लेखक कौन है? चलिए, हरमन मेलविल, हेनरी जेम्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे और मार्क ट्वेन। देखिए ये सभी के सभी अमेरिकन राइटर हैं, ये सभी के सभी अमेरिकन राइटर है, और इसका जो लेखक है वो मार्क ट्वेन है। बुक्स और ऑथर पर तो आपको कमांड करना होगा, किसी तरीके से बुक्स और ऑथर पर आपको कमांड करना होगा। यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइए 15 में। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। किस समय के जो किताब है उनको पढ़ पाना कठिन है, समझ पाना कठिन है। चलिए, मिडिल इंग्लिश पीरियड के, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के और पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश के, किस समय के आपको यह कहा गया है कि इंग्लिश को पढ़ना और समझना कठिन है, उस समय की किताबों को पढ़ पाना और समझना कठिन है? तो वह है ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश में ग्रामर, वर्ड के स्पेलिंग, ये सारे के सारे अनफेमिलियर हैं जो आज जो आप देखेंगे। और उस समय के जो ग्रामर है, ग्रामर के स्ट्रक्चर है, स्पेलिंग है, पैटर्न है, वो सारा का सारा अनफेमिलियर है। इस कारण से ओल्ड इंग्लिश के टेक्स्ट को पढ़ना और समझना कठिन काम है। यानी कि हमारा 15 का राइट आंसर हमारा बी होगा। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 15 सवाल देखा, लेकिन अभी बहुत सारे वीडियोस आने हैं। इस ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए बहुत सारे वीडियोस आने हैं। आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा
आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यू को जरूर दें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।